हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र करंट अफेयर मई 2022 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा हुआ है मई 2022 करंट अफेयर घटना चक्र का। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 हम आज पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसका मतलब पार्ट 1 हमने पहले देखा है और आपको ये मिलेगा कहाँ, तो करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के आपको ये पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो आज के सेशन में हम देखने क्या चाह रहे हैं, तो हम नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर अप करने जा रहे हैं। ये हमारा हेल्प कहाँ पे करेगा, तो आपके जितने भी आगामी पेपर हैं उसमें ये बिल्कुल हेल्प करेगा। क्योंकि यदि हम बात करते हैं, ये चाहे वो सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित आपका एग्ज़ाम हो या सीजी पीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम हो या फिर किसी अन्य राज्य का या फिर किसी जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इससे रिलेटेड यूपीएससी, सभी में करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और करंट अफेयर से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आप चाहे जिस भी कंपटीशन की तैयारी करें, कंपटीशन एग्ज़ाम की, सभी में आपको ये करंट अफेयर हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी बताना चाहूँगी और वो जानकारी ये है कि कल से, यानी कि कल बोले तो 27 ऑफ जून से हमारे मोबाइल ऐप में सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कल से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर होने वाली है और 1 ईयर में आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी को इसमें कवर अप किया जाएगा इस कोर्स में। जहाँ पे आपको सभी कोर्स के लिए, ऐसा नहीं पर्टिकुलरली इसके लिए अलग फ़ीस लग रही, इसके लिए अलग फ़ीस लग रही, इसके लिए अलग फ़ीस लग रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आपके एग्ज़ाम आयोजित होंगे इस कोर्स में आपको पूरे सबको कवर अप करवाया जाएगा। फ़ीस भी ऑप्टिमम रखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कितनी हाईली फ़ीस हमें पे करनी रहती है यदि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं फ़ीस को, लेकिन फ़ीस भी ऑप्टिमम रखी गई है। जिसकी फ़ीस रखी गई है, यदि आप फर्स्ट टाइम इसमें मोबाइल ऐप से जुड़ रहे हैं, हमारे कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, तो फ़ीस आपको पड़ेगा ये 2393 पढ़ने वाला है आपको। ये 1 ईयर की फ़ीस है। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक महीने का है या 2 महीने का है या 3 महीने का या फिर वैलिडिटी 6 महीने में ख़त्म होने वाली, नहीं। ये जो आपका 2393 है, इस फीस में आपको ओवरऑल 1 साल की जो प्रिपरेशन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि इतने सारे जब कॉम्पिटिशन्स लाइन से रहते हैं तो हम भीड़ में चलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ना 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े या फिर हम 1 महीना 2 महीना पढ़ करके एग्ज़ाम को ना हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्लियर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल पॉसिबल है एग्ज़ाम को क्लियर करना। बट कब पॉसिबल है? जब हमें बेसिक नॉलेज हो, जब हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। क्यों? हमें एग्ज़ाम में करना क्या रहता है, हम जो पढ़े रहते हैं उसी को तो आगे आप रेप्लिकेट करोगे, अदरवाइज आप क्या चीज़ वहाँ पे टिक कर पाओगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है हमें तो क्या करना रहता है, मार्क करना रहता है। वो मार्क करने के लिए अब ऐसा है क्या तुक्का मार के आ रहे हैं हम, यदि लग गया तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हो गया, ये वाला ना मेरा सही है, तो ऐसा नहीं। हमें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम की, हमें ये तो पता चले कि हम आखिर किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बेसिक कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे आपका सभी एग्ज़ाम कवर अप किया जाएगा। चाहे वो अभी जैसे कि हाल ही में एग्ज़ाम वैकेंसी निकली है प्यून की, वो हो गया, हॉस्टल वार्डन आने वाला है, वो भी हो गया, साथ में अभी आपका एसआई का पेपर होने वाला है। ये सभी चीज़ों में आपको एक जो आप यदि कॉमन सिलेबस, आपको हमेशा फाइंड आउट क्या करना रहता है, आप ये देखा करो कि कॉमन क्या है, वो कॉमन चीज़ को तो पढ़िए पहले। क्यों? क्योंकि वो आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है।
तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसकी फीस रखी गई है 2393। और यदि आप पहले से ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में एनरोल्ड हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कोर्स के माध्यम से हो, तो आपको ये अगेन ये फीस आपको कम पड़ेगी, और जहाँ पे ये फीस हो जाएगी आपके लिए 2293 होने वाली है। ये फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट के लिए है, और ये जिन्होंने पहले से हमारा कोर्स परचेज़ किया हुआ है कहीं ना कहीं किसी भी कोर्स को, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या फिर अभी जो पेड कोर्स चल रहे हैं, तो उनके लिए ये फीस रखी गई है 2293। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक्सक्यूज मी, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, तो कल से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है, 27 जून से स्टार्ट हो रही है इसकी क्लास। इसकी वैलिडिटी ओवरऑल 1 ईयर रहने वाली है। आप जब से ले रहे हैं तो 1 ईयर इसकी वैलिडिटी होने वाली है। तो आपको यदि फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप हमें निश्चित रूप से कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर आपको दे देती हूँ। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी सभी क्वेरीज, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या देखना है, हमें घटना चक्र करंट अफेयर देखना है मई 2022 का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का क्या रैंक है? 150, 142, 148, 151। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर में आ जाते हैं। हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग है 150। क्या है? 150। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की रैंकिंग 2022 वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है? तो 150 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे 2022 में अभी हमने क्या देखा, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 150। 2021 में कितनी थी इंडिया की रैंकिंग? तो 142। आप लोग ये याद रखिए कि एग्जाम में ऐसा भी होता है कि करंट यानी कि हाल ही में जो स्टेटस है, हाल ही में जो रैंकिंग, वो ना पूछ करके पिछली रैंकिंग भी पूछ ली जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट कौन रहा है इस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में? तो फर्स्ट रहा है नॉर्वे, सेकेंड है डेनमार्क, थर्ड है स्वीडन, और सबसे लास्ट कौन है? तो नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट कौन है? नॉर्वे है, सेकंड कौन है? डेनमार्क है, थर्ड कौन है? स्वीडन, और लास्ट में कौन है? नॉर्थ कोरिया है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 150 है। इंडिया की रैंकिंग पिछले साल कितनी थी? तो 142 थी। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिसेंटली केरला हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2022 बाय डिफीटिंग वेस्ट बंगाल। इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो रेलवे का पेपर हुआ है, उसमें आपने देखा होगा स्पोर्ट्स से इतनी भर के उसमें क्वेश्चंस आए थे। ना केवल अभी रेलवे का, आप हाल ही में जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें तो हर एक फील्ड में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए, और उससे रिलेटेड बाकी लिंक को भी याद कीजिए। और बिल्कुल ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आपको याद होनी ही चाहिए आपके करंट अफेयर के लिए, जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है। ये किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या टेबल टेनिस से? बताइए किस खेल से संबंधित है। तो ये जो संतोष ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Who will be the CEO of Amazon from July 2022? जुलाई 2022 से Amazon के CEO कौन होंगे? पराग अग्रवाल, एंडी जेसी, जेफ बेजोस, विल कैथकार्ट। बताइए कौन होंगे जुलाई 2022 से? तो ये यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले आंसर में आते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है ये हाल ही में ये जो न्यूज़ है। तो CEO, अमेजॉन के CEO कौन होने वाले हैं जुलाई 2022 से? तो एंडी जेसी होने वाले। ये आप जेफ बेजोस देख रहे हैं, कि जेफ बेजोस कौन है? तो जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर हैं। कौन है? अमेजॉन के फाउंडर है। ठीक है, ये जो है इन्होंने अमेजॉन को कब फाउंड किया है? तो 5 जुलाई। ये आप यदि
करंट में तो ये हेल्प करने ही वाला है, साथ में ये आपके हॉस्टल वार्डन में, इवन कंप्यूटर में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 जुलाई 1994 को इन्होंने अमेजोन को एस्टैब्लिश किया था, किसने? तो जेफ बेजोस ने। अब ये एंडी जेसी को देख रहे हैं, तो एंडी जेसी इसी में क्या थे अभी अमेजोन के, ये AWS एग्जीक्यूटिव थे अभी तक। क्या थे? एग्जीक्यूटिव, अच्छी खासी पोस्ट है ये, एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में क्या निर्णय लिया गया है कि एंडी जेसी को अब क्या बना दिया जाएगा? तो अमेजोन का अब CEO बना दिया जाएगा। किसको? एंडी जेसी को। कब से ये अपना पद धारण करेंगे? तो जुलाई 2022 से पद धारण करने वाले हैं। अब आप ये पराग अग्रवाल देख रहे हैं, पराग अग्रवाल क्यों रहे हैं हाल ही में न्यूज़ में? तो हाल ही में पराग अग्रवाल इसलिए न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि ये नवंबर 2021 से इन्हें क्या बना दिया गया? तो इन्हें ट्विटर का CEO बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? ट्विटर का CEO। उड़ती हुई चिड़िया, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, ठीक है। तो ट्विटर का क्या बना दिया गया है? पराग अग्रवाल को CEO बना दिया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है जैक डॉर्से को। किसको? जैक डॉर्से को रिप्लेस किया है। आपको मैं हाल ही में जो न्यूज़ है उससे भी आपको मैं रिलेट कर देती हूँ। ये जो पराग अग्रवाल देख रहे हैं, ये नाम ना बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है? आपका एग्जाम जब हो तब ये नाम ना बदल भी सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ट्विटर की ना डील चल रही है इलॉन मस्क के साथ में, ट्विटर की डील चल रही है। और यदि इलॉन मस्क इसको टेक ओवर कर लेते हैं ट्विटर को, तो डेफिनेटली पराग अग्रवाल तो इसके CEO नहीं रहेंगे। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, और जब आप पढ़ें, जब आपका एग्जाम हो, तो इसको डेफिनेटली आप इसको अपडेट करेंगे। यदि हाल ही में अभी की बात करें तो नवंबर 2021 से पराग अग्रवाल को ट्विटर का CEO बनाया गया है, लेकिन अभी डील चल रही है लगभग इनकी बहुत अच्छी खासी की 44 समथिंग कुछ इनकी डील है, बहुत मतलब ग्रेटर अमाउंट की इनकी डील चल रही है। खैर, आपसे ये अमाउंट नहीं पूछा जाएगा कि कितने में खरीदा गया है इलॉन मस्क द्वारा ट्विटर को, बट स्टिल आपको ये चीज़ याद रखना है कि इलॉन मस्क की डील चल रही है ट्विटर के साथ में, तो बहुत जल्द इलॉन मस्क इसको टेक ओवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये विल कैथकार्ट देख रहे हैं। विल कैथकार्ट देख रहे हैं क्या? तो विल कैथकार्ट कौन है? जो कि आपका फेवरेट, जो आपका एक आप जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो W फॉर क्या आप बहुत सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? तो आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? तो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। तो बस तो उससे आप रिलेट कर दीजिए। विल कैथकार्ट कौन है? तो विल कैथकार्ट जो है व्हाट्सअप के क्या है? तो हेड है। व्हाट्सअप के क्या? ये हेड है। अब आप ये देख रहे हैं, यदि एग्जाम में आता है आपके, आप इस तरीके से जब आप व्हाट्सअप ओपन करते होंगे तो इस तरीके से आप साइन देखते होंगे। मेटा क्या लिखा रहता है? उसमें मेटा रहता है। तो मेटा क्या है? एग्जाम में आया था एक बार, RBI के एग्जाम में ये पूछा गया, इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। पूछा जा सकता है क्योंकि ये कहीं पे करंट अफेयर में ये नहीं लिखा रहता है कि हम ना यहाँ से पूछने वाले या वहाँ से पूछने वाले, और या फिर हम ना इस एग्जाम में ऐसा पूछेंगे या उस एग्जाम में ऐसा पूछेंगे। तो आपको ओवरऑल हर चीज़ जानना ज़रूरी है। मेटा क्या? मेटा एक टेक कंपनी है। क्या? टेक कंपनी है। और ये किसको हैंडल करती है? तो ये कौन है मेटा? तो फेसबुक। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो फेसबुक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आप बोलोगे अभी भी तो फेसबुक है, एग्जिस्टेंस में तो अभी भी फेसबुक है, डेफिनेटली फेसबुक है, लेकिन फेसबुक का अब नाम, फेसबुक कंपनी का जो नाम क्या बदल गया? मेटा हो गया है। और मेटा जो है अब किसको हैंडल करता है? तो मेटा हैंडल करता है फेसबुक को, FB को, व्हाट्सएप को, ठीक है, व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को। किसको? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को मेटा कंपनी ये हैंडल करती है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्या कर लिया था? टेक ओवर कर लिया था। अब व्हाट्सएप भी किसके अंदर में आता है? फेसबुक के अंदर में आता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि किस प्लेटफॉर्म के द्वारा व्हाट्सएप जो है मेंटेन किया जाता है? तो मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा व्हाट्सएप मेंटेन किया जाता है, ठीक है। आई होप इतनी न्यूज़ आपको याद हो गई होंगी। हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्ष चौहान, भगवान लाल सिंह, इकबाल सिंह लालपुरा या संगीता सिंह? बताइए करेक्ट आंसर क्या है। हम पहले एक एक करके सब में आते। ये हर्ष चौहान देख रहे हैं आप लोग। हर्ष चौहान, आपको यदि याद करना है तो आप क्या याद करोगे? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है, उनके जो हेड है, चेयरमैन है, वो कौन है?
हर्ष चौहान है। कौन है? हर्ष चौहान है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। भगवान लाल साहनी देख रहे हैं, ये कौन है? तो भगवान लाल साहनी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय आयोग, इसके चेयरमैन कौन है? तो भगवान लाल सिंह है। इकबाल सिंह लालपुरा कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन है। अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसके चेयरमैन कौन है? तो है इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, अब बात आती है, हमने एसटी के लिए देखा, हमने बैकवर्ड क्लास के लिए देखा, हमने माइनॉरिटीज के लिए देखा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की यदि बात आती है तो शेड्यूल्ड कास्ट के कौन है चेयरमैन? तो विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जितना भी नाम मैंने लिया है ये हाल ही में ये जो है न्यूज में रहे हैं, तो इनका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। संगीता, इसका मतलब हमने तो सभी ऑप्शंस को देख लिया, बच्चा कौन सा ऑप्शन? तो संगीता सिंह। इसका मतलब संगीता सिंह को हाल ही में अभी नियुक्त किया गया है सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष के रूप में संगीता सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेखा जोशी, डॉक्टर एस राजू, विजय सांपला, आर एस गरेवाल। तो किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे, सर्वे। ठीक है, तो सर्वे मतलब एस राजू, सर्वे एस राजू को किसको किया गया? एस राजू को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस राजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच एशियन कंट्री हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन कल्टीवेशन ऑफ ओपियम? किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, थाईलैंड। किसने की है? किस एशियाई देश ने अफीम की खेती में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? अफगानिस्तान ने की है। इससे रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो चलो ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी का, यदि आप पेपर उठा करके देखें तो डेफिनेटली ये पूछा गया, एसएससी में भी आया हुआ है, तो कि गोल्डन क्रेसेंट हम किसको बोलते हैं? यहाँ पे क्या होता है? अफीम की खेती होती है। अफीम की गोल्डन क्रेसेंट क्या है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। EIP जो है क्या है? आप अपनी ट्रिक कोई सी लगा लीजिए, लेकिन अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये गोल्डन क्रेसेंट माने जाते। क्या माने जाते? गोल्डन क्रेसेंट माने जाते हैं, जहाँ पे ओपियम की भारी मात्रा में खेती होती है। ये आप गोल्डन ट्रायंगल की यदि आप बात करें, गोल्डन त्रिकोण की बात करें, तो थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, TLM, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, इसे क्या बोला जाता है? तो ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। और यहाँ पे भी अफीम की खेती के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वनियार समुदाय हाल ही में खबरों में है, वे किस राज्य से संबंधित है? वनियार कम्युनिटी इज इन न्यूज रिसेंटली, दे बिलोंग्स टू विच स्टेट? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका। बताइए कहाँ से संबंधित है ये वनियार समुदाय के लोग? वनियार समुदाय के लोग कहाँ से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस देश ने वन्य जीवन को कानूनी अधिकार दिया है? वन्य जीव को। विच कंट्री हैज गिवन लीगल राइट्स टू वाइल्ड लाइफ? नॉर्थ कोरिया, इक्वेडोर, कनाडा, हांगकांग। बताइए किसने दिया है वन्य जीव को कानूनी अधिकार? तो कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन बना है? इक्वेडोर। किसने दिया? इक्वेडोर ने वन्य जीव को, वन्य प्राणियों को कानूनी अधिकार दे दिया है, लीगल राइट्स दिया है। किसने? तो इक्वेडोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात हुआ है? Which of the following agricultural produce has highest export in the financial year 2021-22? Rice, sugar, wheat, jute। चावल, चीनी, गेहूं, जूट। बताइए
किस कृषि उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात हुआ है? तो सबसे अधिक निर्यात हुआ है, किसका हुआ है? तो चावल का हुआ है। किसका हुआ है? राइस का हुआ है सबसे अधिक। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है राइस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाल ही में घोषित अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रिसेंटली डिक्लेयर्ड अग्निपथ स्कीम इज रिलेटेड टू विच फील्ड? मेडिकल, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, आर्मी। मेडिकल, खेल, सिविल सेवा, सेना। ये आप लोग बिल्कुल जान रहे होंगे कि किससे संबंधित है अग्निपथ स्कीम? तो सेना से संबंधित है अग्निपथ स्कीम, जो कि हाल ही में ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, जहाँ पे युवा वर्ग को बहुत ही आक्रोशित देखा गया है। क्यों देखा गया, इसका हम कारण जानते हैं। थोड़ा अग्निपथ स्कीम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अग्निपथ स्कीम के लिए ये है कि इसमें आयु सीमा तय की गई है। क्या तय की गई है? तो 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष 17 ईयर्स से लेकर के 21 ईयर्स ओल्ड यूथ्स को क्या किया गया है? 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के 21 वर्ष आयु सीमा के लिए क्या किया गया? ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है, जिन्हें क्या बोला जाएगा? इनको, इन युवाओं को क्या बोला जाएगा? तो अग्निवीर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अग्निवीर बोला जाएगा। ठीक है, अब जनता के बीच में आक्रोश क्यों देखा गया है? ये क्योंकि ये कितने साल की है? ये आप देख रहे हैं 17.5 से लेकर के 21, ये कितने साल की है? तो ये 4 वर्ष की नियुक्ति है। कितने साल की? 4 वर्ष की नियुक्ति है। किस में होगा? तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि जल, थल, नभ यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों में ही रिक्रूटमेंट के लिए ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है। अब युवाओं में आक्रोश इसलिए देखा गया कि आप ये 4 वर्ष के लिए बस हमें नौकरी में रख रहे हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा? जब अब हमें नौकरी करने की अब जब हमारी उम्र आई है, क्योंकि ये आप उम्र देख रहे हैं, उम्र में इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है? 10th पास और 12th पास। ठीक है, 10वीं या 12वीं पास को अग्निवीर के रूप में अग्निपथ स्कीम में बिल्कुल रख लिया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। फायदे क्या है? अब सबका अपने इसमें दृष्टिकोण रहते हैं, आपको किस दृष्टिकोण से आपकी ये सोच है, लेकिन हम जान जाते हैं कि आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या। तो सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि सहित, ठीक है, इसमें यानी कि जो ट्रेनिंग पीरियड है सहित 4 साल। ठीक, फिर भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि आज जो तय किया गया वही कंटिन्यू रहेगा ये 4 साल के लिए। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ और बोला, कल हम और कुछ बोलने वाले। तो मौजूदा प्रशिक्षण केंद्र में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे कि हम जानते पूरे डिसिप्लिन्ड लाइफ ये जीते हैं। कौन? जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते, तो बिल्कुल इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर पहाड़ों से लेकर के रेगिस्तान तक के विभिन्न इलाकों में जल, थल, वायु में राष्ट्र की सेवा का इन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा। बात आती है, क्योंकि हम यदि किसी भी चीज की बात करें तो युवाओं के मन में ये है कि आखिर आप हमें 4 साल की नियुक्ति दे रहे हैं, पैकेज कितना है? इसमें कितना है पैकेज? तो देख लेते हैं कि पैकेज कितना है। तो कुल वार्षिक पैकेज कितना है? तो प्रथम वर्ष का पैकेज कितना है? 476 लाख, यानी कि क्या? 4.76 लाख, यानी कि आप मान करके चलिए लगभग ये कितना बोल रहे हैं? तो 4.25 लाख। कितना? 4.25 लाख दे रहे हैं, यानी कि चौथे साल तक ये लगभग कितना होने वाला है? तो लगभग 7 लाख होने वाला है, जिसे हम बोल सकते हैं 6,92,000। ठीक है, ये है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम पहले इसको जान लेते हैं। क्या है ये कि पहले साल में कितना दिया जाएगा इन्हें? यदि हम मंथली देखें कि महीने में इनको कितना मिलने वाला है, तो 30,000। कितना मिलने वाला है? 30,000। दूसरे साल में कितना मिलने वाला है? तो 33,000। तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मिलने वाला है। और इसी को यहाँ पे एक साथ बता दिया गया है कि प्रथम वर्ष में कितना रहने वाला है? तो 4.76 लाख, और चौथे साल तक ये कितना होने वाला है? तो 6.92 लाख। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। फिर आप सेवा निधि में आ जाइए, यहाँ पे ये वाली लाइन में देखिए कि प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा। अब इसको भी समझिए, योगदान देना क्या होगा? तो क्या किया गया है कि इसे सेवा निधि पैकेज के रूप में इसे एक इंट्रोड्यूस किया गया। सेवा निधि, क्या याद रखना है आपको? सेवा निधि। सेवा निधि में होगा क्या? तो आप ये 30,000 देख रहे हैं, तो 30,000 का इन्हें 30%।
30,000 का 30% इन्हें क्या करना पड़ेगा, 30,000 का 30% इन्हें सेवा निधि में इन्हें देना पड़ेगा। यानी कि आप देख रहे हैं इसका मतलब कितना देना पड़ेगा, तो 9,000 रुपये। 9,000 रुपये इन्हें किस में देना पड़ेगा, तो सेवा निधि में इन्हें डालना पड़ेगा, सेवा निधि में डालना पड़ेगा। ना केवल ये डालने वाले हैं सेवा निधि में, बल्कि जो सरकार है वो भी उतनी ही राशि अपनी ओर से लगाने वाली है। ठीक है, 9,000 इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, किसने, अग्निवीर ने। सिमिलरली 9,000 सरकार कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे जब 33,000 जब इनका वेतन हो जाएगा द्वितीय वर्ष में, तो इनका जो 30,000 यदि 30% देखें तो कितना हो जाएगा, 9,900। तो उतना ही सरकार भी अपनी ओर से इस सेवा निधि में डिपॉजिट करेगी। फिर उसके बाद तृतीय वर्ष में जब ये 36,500 जब इनकी पेमेंट हो जाएगी, तो उसका यदि आप 30% देखेंगे तो 10,950 होता है। तो ये ना केवल ये देने वाले, बल्कि सरकार भी उतनी ही राशि अपनी ओर से लगाने वाली। चौथे वर्ष में जब वेतन 40,000 होने वाला है, तो उसका 30% कितना होता है, तो 12,000। तो 12,000 ये और 12,000 जो है सरकार लगाने वाले। इसका मतलब चौथे साल तक जो यदि बात करते हैं कि आफ्टर 4 इयर्स ये इन्होंने कितना डिपॉजिट किया अपनी ओर से, इन्होंने कितना सेवा निधि में लगाया, तो आप देख रहे हैं ये अमाउंट देख रहे हैं, तो 5.02 लाख, यानी कि लगभग 5 लाख की इन्होंने क्या किया है, डिपॉजिट सेवा निधि में लगाया है। 5 लाख जो है 5.02 लाख। सिमिलरली सरकार ने भी उतना ही अपनी ओर से इनके लिए कंट्रीब्यूट किया है। फिर उसके बाद जब ये 4 साल के बाद में जब इनकी नौकरी जब कंप्लीट हो गई, तो इनके हाथ में क्या आया, तो इनके हाथ में ये आया कि वो सेवा निधि पैकेज का जो इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था और इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन ये तो मंथली अपनी वेतन तो मंथली ये इतना ले ही रहे हैं, मंथली वेतन लेंगे, ठीक है, लेकिन बस 30% उन्हें सेवा निधि में डालना है। तो फिर चौथे साल में इनको कितनी राशि दी जाएगी, तो इनको मिलेगी 11.71 लाख। कितनी मिलेगी, 11.71 लाख मिलेगी। 11.71 लाख इनको सेवा निधि पैकेज के रूप में इनको दिया जाएगा। ठीक है, 4 साल के बाद में ये मिलेगा। देखिए ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, 4 वर्षों के बाद लगभग 11.71 लाख की रीति मिलेगी, जो आयकर से मुक्त होगी। क्या होगी, आयकर से मुक्त होगी, कोई टैक्स इस पे नहीं लगने वाला है। मृत्यु का मुआवजा भी इसमें दिया जाएगा, 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि है। सेवानिधि घटक समेत 4 साल तक अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जैसे कि किसी प्रकार की अपंगता, दिव्यांगता आ जाती है तो उस स्थिति में भी मुआवजा है। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा होगा। ठीक है, कि कितने प्रतिशत का कितना क्या है, कि कितने प्रतिशत की इन्हें दिव्यांगता आ गई, तो दिव्यांगता के लिए क्रमशः 44 लाख 50% वालों 50%, फिर उसके बाद 25 लाख 15 लाख 50%, 75% और 100% दिव्यांगता की एकमुश्त अनुग्रह राशि इन्हें प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके से ये रहा है। और कार्यकाल पूरा होने पर 4 साल पूरे होने पर सभी उम्मीदवार सेवानिधि के हकदार होंगे, सभी लोग होंगे। प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का भी प्रावधान है। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन, सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग, योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आकलन और 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। आपको आपकी इच्छा है तो आप भर सकते हैं, नहीं भरना है तो आप नहीं भरिए। एक केंद्रीकृत, पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया के दौरान से चयन होगा और नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन भी दिया जाएगा। बात ये आती है कि क्या सभी को निकाल दिया जाएगा क्या 4 साल पूरे होने के बाद, तो नहीं, 25% जो है ये जितने भी रिक्रूटमेंट हो रही है उसके 25% को वहाँ पे एज अ रेगुलर वैकेंसी परमानेंट उनको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। उसके बाद जिन्हें नहीं मिल पाई है तो उसे क्या बोला गया, बहुत सारी हमारे देश की बहुत सारी कंपनी आगे आ रही हैं जो कि बोल रही हैं हम अग्निवीर को रिक्रूट करेंगे, हम अग्निवीर को जो है रिक्रूट करेंगे, हम इनको नौकरी देंगे। तो यदि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, यदि हम इसका सकारात्मक यदि हम दृष्टि से देखें इसे, तो ये ऐसी एक स्कीम है जो एक युवाओं के जीवन में एक, यदि हम देखें तो देश के लिए एक सेवा है, ये बिल्कुल है। ठीक है, साथ में ऐसा नहीं है
कि जब नौकरी करने की जब हमारी उम्र आई तो हमें नौकरी से निकाला गया, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे राशि भी दी जा रही है। राशि के अलावा सरकार का ये कहना है और बहुत सारी कंपनी का कहना है, हम जो है अग्निवीर को नौकरी पर रखेंगे। तो ऐसा है कि इन्हें डेफिनेटली जॉब मिलने वाली है, कि पहले भी मिलेगी, जब ये कर रहे हैं तो बिल्कुल सेना में मिलने वाली है, और जिसमें से 25% लोगों को तो परमानेंट जॉब मिलने वाली है, यानी कि वो आगे भी कंटिन्यू करने वाले। जिन्हें वो जो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उन्हें बाकी क्षेत्रों में भी इन्हें जो है जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा अग्निपथ स्कीम रहा है, अग्निवीर, साथ में सेवा निधि, और ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने देखे हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस देश को बाहर करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया। उत्तर कोरिया, यूक्रेन, रूस, पाकिस्तान। द रेजोल्यूशन टू आउस्ट विच कंट्री फ्रॉम द UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज बीन पास्ड इन द UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान। बताइए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। तो मानवाधिकार का उल्लंघन किसने किया है, तो हाल ही में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है तो उसमें जो है रशिया के खिलाफ में ये UNGA में ये क्या किया गया है, तो अब ये प्रस्ताव आया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, रूस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा राज्य सरकारी नियोक्ताओं के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु। विच स्टेट हैज बिकम द सेकेंड स्टेट टू रीइंट्रोड्यूस द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है कि किस राज्य ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू कर दिया है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने पेंशन स्कीम जो पुरानी चल रही थी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए, तो उन्हें दोबारा से चालू कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये दूसरा राज्य बना है, यहाँ पे आप देख दूसरा राज्य बना है, सेकेंड स्टेट बना है। फर्स्ट स्टेट कौन है, तो फर्स्ट स्टेट है राजस्थान। कौन है, राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जिसने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से चालू किया है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रोग्रामिंग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ में, झुंझुनू राजस्थान में, पुरी उड़ीसा में, मुंबई महाराष्ट्र में। रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर इनॉग्रेटेड एट रायपुर छत्तीसगढ़, झुंझुनू राजस्थान, पुरी उड़ीसा, मुंबई महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है झुंझुनू राजस्थान में। झुंझुनू राजस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रोग्रामिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो झुंझुनू में किया गया। झुंझुनू कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है। DRDO has successfully fired the solid fuel ducted ramjet booster at रानीखेत उत्तराखंड, पोखरान राजस्थान, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, चांदीपुर उड़ीसा। बताइए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है चांदीपुर उड़ीसा में। कहाँ पे, चांदीपुर उड़ीसा में DRDO ने अपना सफल प्रशिक्षण किया है, परीक्षण किया है। किसका किया है, तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर का, सॉलिड फ्यूल डक्टर रामजेट बूस्टर का DRDO के द्वारा चांदीपुर उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड एट ICC T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। वेस्ट इंडीज में, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, E और C दोनों। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है E और C दोनों। E और C दोनों मतलब वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों ही स्थानों में ICC
T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजित होने वाला है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप विल बी द 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, यानी कि 9वां संस्करण है ये। कौन सा है? 9th वर्ल्ड कप है किसका? मेंस कैटेगरी का। कौन सा? मेंस कैटेगरी का T20। कौन सा? T20, जो कि कहाँ कब से स्टार्ट होने वाला है? तो जून 2024 से। कब से? तो जून 2024 से। कहाँ खेला जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विथ 20 टीम्स टेकिंग पार्ट। इट विल बी द फर्स्ट ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट टू बी होस्टेड बाय द US। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह पहला ICC विश्व कप टूर्नामेंट है, जो कि कहाँ होने वाला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला है। पहली बार ICC विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होने वाला है। और ये जो कौन सा प्रसंस्करण रहा है? तो 9वां प्रसंस्करण रहेगा। जून 2024 से स्टार्ट होने वाला, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ये खेला जाएगा, जिसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? तो 20 टीमें भाग लेंगी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ को याद रखना है कि पहली बार अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका के साथ में केवल क्या अमेरिका में होने वाला है? तो नहीं, बिल्कुल है, वेस्ट इंडीज़ में भी होने वाला है। कहाँ पे? वेस्ट इंडीज़ में भी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो ये सेशन हम आज यहीं पे एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप CG व्यापम CGPSC द्वारा आयोजित यदि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कल से हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स लॉन्च होने वाला है। 27 जून से कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो आप बिल्कुल एनरोलमेंट अपनी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में कमेंट सेक्शन में भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। साथ में आपको हमारे मोबाइल ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिए। और आप एक बार देखिए, जानिए कि डेमो बिल्कुल इसमें फ्री डेमो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो कि कल से फ्री डेमो हम YouTube में ही फ्री डेमो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि आपको यदि एक ही कोर्स में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर लें, तो बिल्कुल आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।